हेलो दोस्तों, तो हम चर्चा कर रहे हैं मेटल्स की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनके भौतिक गुणों के बारे में बताया जो उनको नॉन मेटल से डिफ़र करते हैं। आज के इस लेक्चर का फोकस रहेगा मेटल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर, उनके यांत्रिक गुणों पर। पहले इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं, यांत्रिक गुण का क्या मतलब है। जब किसी मेटल को हम तोड़ के, मरोड़ के, काट के, खरोंच मार के देखना चाहते हैं कि वो कब जाके फेल होगा, उन गुणों को जो वो मेटल्स एग्जिबिट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, उनको हम कहते हैं उनके यांत्रिक गुण। हम ये क्यों करते हैं? उन मेटल से हम कोई वस्तु बनाना चाह रहे हैं और वो वस्तु उपयोग के समय फेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसको उपयोग करेंगे वस्तु को तो उस पर कोई फोर्स लगेगा, बल लगेगा। उस बल में वो मशीन, वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट फेल नहीं होना चाहिए। हमें उसको इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि वो उस काम को कर दे जिस काम के लिए वो बनाया जा रहा है। इसलिए मेटल्स के हम मैकेनिकल गुणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रम में पहला जो गुण हम समझने वाले हैं उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। हिंदी में उसको कहेंगे सामर्थ्य। कोई भी मेटल जब उस पर फोर्स लगेगी तो वो किस फोर्स पे जाके टूट जाएगा, उसको हम उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। ये सामर्थ्य 3 प्रकार से हम नापते हैं। किसी मेटल को खींच के, वो कौन सी फोर्स है कि जब हम उसको खींचेंगे, जब ऐसी कोई फोर्स लगाएंगे जो दोनों तरफ से उसको तोड़ के, खींच के तोड़ना चाह रही हो, तो उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके। किसी मेटल को अगर हम भींच के दबाव में उसका चूरा बनाना चाह रहे हो, उसको तोड़ना चाह रहे हो, उसको कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब जहां पर जाके वो टूट रही है, जितना फोर्स वो सहन कर पा रही है, वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। और या हम किसी मेटल को अगर काट के, ऐसे चीर के तोड़ना चाह रहे हो, तो हम जिस सामर्थ्य को उसके नाप रहे हैं उसको कहेंगे शियर। तो हम 3 प्रकार से इसको देखते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये एक चौक है। इस चौक को अगर मैं खींच के तोड़ना चाहूं तो जितनी फोर्स पे जाके ये टूटा वही इसकी बेचारी की टेंसाइल स्ट्रेंथ थी। अगर मैं इसको भींच के तोड़ना चाहूं, इसका चूरा बनाना चाहूं, तो जितनी ताकत मुझे इस पे लगानी पड़ेगी, उस ताकत को मैं कहूंगा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके। तीसरी चीज रही इसको काट के। तीसरी चीज, इसको काट के अगर मैं अपने नाखून से इसको ऐसे दबाता हूं तो ये टूट जाती है। तो नाखून उसको शियर कर रहा है। कैंची, शियर कैंची को भी कहते हैं इंग्लिश में। हम छेनी से कोई चीज़ काट रहे हैं, हम आरी से कोई चीज़ काट रहे हैं, तो हम उस पर शियर स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, शियर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सामर्थ्य हैं 3 मेटल के, और हम मेटल को के इन गुणों से देखना चाहते हैं कि किस मेटल में ये गुण ज़्यादा है और किस मेटल में ये गुण कम है। तो लोहे में, कॉपर में, सब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, लेकिन लकड़ी में, नॉन मेटल्स में, रबड़ में, प्लास्टिक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। और मेटल्स भी एक दूसरे से ज़्यादा और कम ये गुण रखते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ उपयोग होती होगी? जैसे पंखे का जो एक रॉड होता है ना, जिसमें पंखा लटका रहता है, उसमें टेंसाइल का गुण होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि पंखे का वजन उसको ऐसे खींच के तोड़ना चाहेगा उस रॉड को। समझ में आ रही है ना बात? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ इस्तेमाल होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम देखते हैं भारी भारी मशीनों के बेस में या घरों की नींव में। तो उसमें कंप्रेसिव, उसके ऊपर पूरा लोड आ रहा है, तो हमारा बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस वजन में, उस वेट में, उस फोर्स में वो फेल ना हो जाए, टूट ना जाए। और शियर हम रिविट्स मान लीजिए मेरे पास 2 प्लेट हैं और मैंने इनको रिविट से जोड़ा हुआ है, तो और ये प्लेट ऐसे खींचना चाह रही हैं, तो ये रिविट को बीच में से ऐसे चीरना चाहेंगी, तो वो शियर स्ट्रेंथ हुआ। तो रिविट हमेशा शियर स्ट्रेंथ में काम करती है। तो हम जब रिविट के लिए कोई मटेरियल चूज करेंगे तो हम उसको
शियर स्ट्रेंथ पे जांचना चाहेंगे कि ये मटेरियल उतनी फोर्स को सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा जितनी फोर्स इस पर लगने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्ट्रेंथ समझ गए होंगे। अगला यांत्रिक गुण जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है डक्टिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत आता है एग्जाम में। डक्टिलिटी है तारों को खींचने का गुण। अगर किसी मेटल को हम तार बना सकें उसकी, और तार कैसे बनते हैं, ऐसे करके नहीं बनते हैं तार मेटल के चरखे की तरह नहीं बनते हैं मेटल के तार। मेटल के तार बनने के लिए कोई रॉड होगी, वो किसी पतली सी डाई में, जितना भी मोटा में तार बनाना है, उस डाई में से उसको खींचा जाएगा और उसको इधर एक चरखी पे लपेटा जाएगा, जिसको हम स्पूल कहते हैं इंग्लिश में। और ज्यादा इसको पतला करना है तो फिर ये मोटा तार और आगे जाके एक पतली और डाई में से निकाला जाएगा और फिर वहां पे खींचा जाएगा। इस तरीके से हम पतले 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 तार बनाते रहते हैं। तो मेटल में ये गुण होना चाहिए कि जब उसको खींचा जाए, उस मोटी वाली रॉड में से पतली तार निकालनी, ड्राइंग की जाए, उसको कहते हैं वायर ड्राइंग। जब उसको ड्रॉ किया जाए तो वो टूटे ना, और जिस मेटल के जितने पतले तार हम बना सकें वो उतना ही ज्यादा डक्टाइल माना जाता है, उसमें वो डक्टिलिटी के गुण उतने ही ज्यादा हैं। अब जो मेरा पहला एक सवाल था पिछले लेक्चर में कि क्या हमने कास्ट आयरन के तार देखे हैं, इसलिए नहीं देखे क्योंकि जब कास्ट आयरन को खींचने की कोशिश करते हैं तो कास्ट आयरन ब्रिटल होने की वजह से, मतलब वो टूट जाता है, उसमें से हम तार नहीं खींच पाते। तीसरा जो गुण है जिसकी हम बात करेंगे वो है मैलिएबिलिटी। इसको हिंदी में आघातवर्धक कहते हैं। अगर किसी मेटल पर हम चोट मारें, उस पर हैमरिंग करें, तो वो फैल जाए, शीट बन जाए उसकी, और वो टूटे ना। आपने पेचकस देखा है? पेचकस के आगे जो उसका वर्किंग टिप होता है, जो उसका फल होता है, उसको कैसे बनाया जाता होगा? पीछे रॉड है, उसको अलग से तो नहीं जोड़ा जाता उसके साथ। उस रॉड को आगे से पीट पीट के चपटा बना दिया जाता होगा और शेप दे दी जाती होगी। ऐसी तो है। सोचो अगर उसको हैमर करते हुए वो चटक जाए, टूट जाए, तो वो मैलिएबल नहीं हुआ ना। तो जब हमें कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाना होता है जिसमें हम पीट पीट के उसकी शीट बना सकें, तब उस गुण को हम, उस मेटल का मैलिएबल गुण कहते हैं, जो उस हैमरिंग को सहन करने के बाद टूटे ना, फैल जाए, उसको हम मैलिएबल कहते हैं। तो जितने भी पतले पतले बर्तन आपको दिखते हैं, स्टेनलेस स्टील एक बहुत मैलिएबल मेटल है। आयरन की पतली पतली शीटें आपने देखी होंगी, लेकिन कास्ट आयरन की पतली शीटें नहीं देखी होंगी, क्योंकि कास्ट आयरन को जब अगर हम हैमरिंग करते हैं तो वो फैलने से ज़्यादा टूटने की कोशिश करता है। तो कास्ट आयरन में मैलिएबल के गुण नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैं नहीं, किसी विशेष परिस्थिति में हम उसको थोड़ा बहुत फैला सकते हैं, नगण्य हैं वो गुण, इसलिए हम उनको मैलिएबल मेटल नहीं मानते हैं कास्ट आयरन को। ठीक है, बाकी अधिकतर मेटल जिनकी आप पतली पतली प्लेटें और शीट देख सकते हैं, वो सब मैलिएबल गुण होने के कारण बन पाए हैं, वो इतने पतले। अगला गुण है हार्डनेस का, इसको हिंदी में कठोरता कहेंगे। हार्डनेस एक ऐसा गुण है जो किसी मेटल को स्क्रैच रोधी बनाता है, मतलब रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और कट। उसको काटा ना जा सके, उस पर खरोंच ना लगाई जा सके, उस गुण को हम उसकी हार्डनेस से नापते हैं। 3 स्केल में हम इसको हार्डनेस को नापते हैं, ब्रिनल, विकर एंड रॉकवेल। जो कटिंग टूल है उसको तो लोहे को काटना है, लेथ मशीन पे हम लोहे को काटते हैं कटिंग टूल से। तो जो काट रहा है वो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, जो कट रहा है वो कम हार्ड होना चाहिए। तो इसलिए हम कटिंग टूल्स को हार्ड बनाते हैं। वो हार्ड कैसे बनाते हैं, ऊष्मा उपचार और एलॉय जब पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन आप इस गुण को समझिए, हार्डनेस वो गुण है जो दूसरे मेटल को काट सके और खुद ना घिसे, ना उस पर स्क्रैच पड़े और ना वो कटे, दूसरा मटेरियल कटे। तो जो काट रहा है वो हार्ड होगा, जो कट रहा है वो कम हार्ड होगा। जो अगला गुण हमारे लिए एक अध्ययन का विषय है वो है उसकी टफनेस। मेटल की टफनेस है कि जब हम उस पर इम्पैक्ट लोड डालें, चोट मारें। इम्पैक्ट लोड मतलब शॉक लोड। एक लोड तो ऐसा होता है धीरे 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 बढ़ रहा है, एक होता है इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड में अगर कोई मेटल ब्रेक नहीं कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर पा रहा है, तो हम कहते हैं वो टफ है। जैसे छेनी को जब भी हम यूज करेंगे उसके ऊपर हथौड़ा लगेगा, कील पे हथौड़े की चोट मारी जाएगी,
तो जब वो इम्पैक्ट लोड आएगा तो मेटल अगर उसको रेजिस्ट कर पा रहा है, अगर आप मेटल उसको सहन कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि मेटल टफ है। इसी के साथ एक और गुण आता है, वो है स्टिफनेस, कड़ापन। स्टिफनेस क्या है? अगर हम किसी मेटल के तार को हम बेंड करना चाह रहे हैं तो वो बेंड ना हो, बेंडिंग को रजिस्ट करना चाह रहा हो, हम उसको मरोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो मरोड़ना को हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, स्टिफनेस इस गुण को कहते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे बाल हैं, बालों की जैसे चोटियां बना लेती हैं तो नीचे रबड़ बैंड लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर रबड़ बैंड नहीं लगाएंगे वो चोटी अपने आप खुल जाएगी। हमारे बाल स्टिफ नहीं हैं, लेकिन तार, जब हम तार का एक जॉइंट लगा देते हैं तो उसको लगाने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए, पर वो अब अपने आप नहीं खुलेंगे क्योंकि वो स्टिफ हैं। जहां पर अपनी जगह पे आ गए, अब अपने आप वो उस जगह से वापस नहीं आएंगे, उनको वापस खोलने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस गुण को हम कहते हैं स्टिफनेस। अगला गुण उसको कहते हैं टेनेसिटी, हिंदी में भी इसको टेनेसिटी ही कहते हैं। किसी तार में, किसी मेटल का में जब टेंसाइल फोर्स लगेगी, जब उसमें खिंचाव वाला बल लगेगा, तो वो कितना उस बल को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब वो कितना कम खींच रहा है, उसके अंदर इतना बल उत्पन्न हो रहा है कि वो बाहर लगे हुए बल के असर को नगण्य कर रहा है। इलास्टिसिटी, ये क्या गुण है? इलास्टिसिटी का गुण ये है कि जब किसी भी मेटल पे कोई फोर्स लगेगी तो उसकी लंबाई में फर्क आएगा। अगर कोई टेंसाइल फोर्स लग रही है या कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रही है तो उसकी लंबाई में कोई बदलाव आएगा। फोर्स हटने के बाद अगर वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है तो हम कहते हैं ये मटेरियल इलास्टिक है। पर यहां पर एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है, एक रबड़ बैंड या कोई इलास्टिक, वो ज्यादा इलास्टिक कहलाएगी या एक लोहे का तार जो उतना ही मोटा है और उतना ही लंबा है? इन दोनों में से इलास्टिक ज्यादा कौन सा होगा? देखने में लगेगा कि रबड़ बैंड ज्यादा इलास्टिक है, नहीं, लोहे का तार, किसी मेटल का तार ज्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि वो ज्यादा वजन को सहन कर सकता है। आपका रबड़ बैंड ज्यादा 5 किलो के वजन को सहन कर लेगा, उसके बाद टूट जाएगी वो, लेकिन लोहे का तार क्विंटल का वजन भी सहन कर सकता है अगर उसमें इंपैक्ट लोडिंग ना आ रही हो। ठीक है, याद रखना इस बात को। लोहे का या मेटल का तार रबड़ के या फाइबर के तार से ज्यादा इलास्टिक होता है। भले ही आपको वो इलास्टिक दिखाई दे रही हो, जिसको हम ऐसे परसीव करते हैं जनरल सेंस में, लेकिन मैकेनिकल सेंस में हमारा लोहे का तार ज्यादा इलास्टिक है रबड़ बैंड। ठीक है, लास्ट गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस, और हिंदी में इसको कहेंगे भंगुरता। ब्रिटलनेस वो गुण है कि जब कोई चोट किसी मेटल पे मारी जाए तो ना वो उसमें डेंट पड़े, ना वो मुड़े, वो टूट जाए। जैसे शीशा होता है, शीशे पे आप चोट मारेंगे तो उसमें डेंट नहीं पड़ेगा, उसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ेगा, निशान नहीं पड़ेगा, वो टूट जाएगा। कास्ट आयरन हमारा एक ऐसा मेटल होता है जो बहुत ब्रिटल होता है, क्योंकि वो फैलता नहीं है, वो मुड़ता नहीं है, वो टूट जाता है फोर्स में, उसको हम ब्रिटल कहेंगे। एक आपको थंब रूल बता रहा हूं, कोई भी अगर मेटल मैलिएबल होगा या डक्टाइल होगा तो उसमें ब्रिटलनेस के गुण बहुत कम होंगे। कोई भी मेटल अगर हार्ड होगा तो उसमें ब्रिटलनेस के गुण बढ़ जाते हैं। ये थे हमारे मेटल्स के कुछ यांत्रिक गुण। अब एक बात सिविल ड्राफ्ट्समैन वालों के लिए, आपने सिविल ड्राफ्ट्समैन हो तो सीमेंट के बारे में आपको जरूर बताया जाएगा, कंक्रीट के बारे में बताया जाएगा। सीमेंट में एक गुण होना चाहिए, वो है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और आपने अंबुजा सीमेंट का टैग लाइन भी पढ़ी होगी, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सीमेंट को उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से नापा जाता है कि जब वो प्रयोग होगा सीमेंट और कंक्रीट के साथ, जब हम उसको प्रयोग करेंगे तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी नींव में जो हमने नींव भरी है उसमें हमने जो मसाला लगाया है, पूरी छत का, पूरी दीवारों का लोड उस नींव पे आने वाला है। सोचो वो सीमेंट अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें ना हो और वो चूरा बन जाए
बीच की, हर ईंट के बीच का जो ये मसाला है ये चूरा बन जाए, तो क्या वो स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा? जो सीमेंट है, सीमेंट उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तभी जब हम पंखों को या किसी झालर वालर को छत पे टांगते हैं तो उसका हुक जो ऊपर रीएनफोर्स्ड रॉड जा रही हैं, लोहे की जो रॉड जा रही हैं, उस पे टांगते हैं, हम कभी उसको सीमेंट में नहीं दबाते हैं। अगली वीडियो में इस चर्चा को जारी रखेंगे और हमारा फोकस होगा कि ये मेटल्स हमें प्रकृति से प्राप्त कैसे होते हैं। ओर्स के बारे में बात करेंगे, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू।